नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स जारी की? ऑप्शंस हैं ए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, बी केंद्रीय गृह मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, अथवा डी केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस वैक्सीन को जारी किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 13 जून 2022 को कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स जारी की। इस टीके को हिसार स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा बनाया गया है। ये जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाने में सक्षम है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल कुत्ते, चूहों, तेंदुओं, शेरों और खरगोश जैसे जानवरों के ऊपर किया जा सकता है। ये एक निष्क्रिय टीका है यानी पैसिव वैक्सीन है, जिसे डेल्टा संस्करण के एक संक्रामक भाग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। गौरतलब है कि बिल्लियों और कुत्तों समेत कुछ जानवरों में कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आने के बाद इस वैक्सीन का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। और तीसरा, सामान्य सैनिकों की तरह अग्निवीर भी ग्रेच्युटी और पेंशन के अन्य लाभों के पात्र होंगे। आपके विकल्प हैं ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों को आकर्षक मासिक पैकेज और तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ता दिया जाएगा। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें एक मुफ्त सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। इसके तहत देशभक्त और उत्साही युवाओं को सैन्य बलों में 4 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि अग्निवीरों को 30 से 40,000 रुपये मासिक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। सेवानिधि को आयकर से छूट होगी। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन के अन्य लाभ के पात्र नहीं होंगे। उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल, शारीरिक फिटनेस और वीरता, देशभक्ति तथा नेतृत्व के गुणों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल तक रखी गई है। जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं तय की गई है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। संत कबीरदास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संत कबीरदास 15वीं सदी के एक भारतीय रहस्यवादी कवि और भक्ति आंदोलन से जुड़े संत थे। दूसरा, कबीरदास की रचनाएं मुख्यतः 3 साहित्यिक श्रेणियों में विभाजित थीं: साखी, शबद और अभंग। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संत कबीरदास 15वीं सदी के एक भारतीय रहस्यवादी कवि और भक्ति आंदोलन से जुड़े संत थे। इनकी जयंती इस साल पिछले 14 जून को मनाई गई। माना जाता है कि उनका जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। यही वजह है कि हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही उनकी जयंती मनाई जाती है। हालांकि उनके जन्मदिन को लेकर विद्वानों में आपसी मतांतर है। गौरतलब है कि 7वीं शताब्दी तक आते जाते भारतीय समाज में कर्मकांड और जाति प्रथा एकदम चरम पर पहुंच चुकी थी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह आंदोलन 14वीं और 15वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में भी फैल गया। इस आंदोलन से जुड़े संतों ने ईश्वर के प्रति आस्था जताने के लिए आम जनमानस की भाषा में यानी स्थानीय भाषा में आराधना करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उनमें से कुछ संत ऐसे भी थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की भी शिक्षा दी। इस भक्ति आंदोलन की 2 शाखाएं थी, पहला निर्गुण शाखा और दूसरा सगुण शाखा। इसी में से निर्गुण शाखा से संबंध रखते थे संत कबीरदास। इन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना।
कबीर की रचनाएं मुख्यतः 3 साहित्यिक श्रेणियों में विभाजित थीं: पोथी, साखी, शबद और रामायणी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुरक्षा मित्र परियोजना सुर्खियों में रहा, यह क्या है? विकल्प हैं: ए, डैम निगरानी प्रणाली, बी, सीमा पर घुसपैठियों को रोकने संबंधी एक अभियान, सी, भूकंप रोधी एक तकनीक, अथवा डी, वाहन निगरानी प्रणाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये एक वाहन निगरानी प्रणाली है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुरक्षा मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है। दरअसल यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेजती है। इसमें वाहनों के साथ एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगा होता है। ऐसे में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या ड्राइवर गाड़ी को बहुत तेज गति से चला रहा है तो मालिकों को VLTD से एक SMS अलर्ट प्राप्त होगा। ये SMS गाड़ी मालिक के नंबर और ईमेल ID पर जाएगा। इस सिस्टम से महिलाओं की सुरक्षा समेत अन्य तरह के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी और साथ ही दुर्घटना जैसे गंभीर मामलों को नियंत्रित किया जा सकेगा। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत केरल में इस परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत 2.38 लाख वाहनों में ये सिस्टम लगाया गया है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। शांग्रीला वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शंस हैं: ए, करीब 2 साल के गैप के बाद हाल ही में शांग्रीला वार्ता का आयोजन किया गया। बी, इस वार्ता को आधिकारिक तौर पर एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सी, ये एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है, अथवा डी, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। करीब 2 साल के गैप के बाद बीते 10 से 12 जून को 19वीं शांग्रीला वार्ता सिंगापुर का आयोजन सिंगापुर में किया गया। दरअसल कोविड-19 महामारी के कारण एशिया का ये प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि शांग्रीला वार्ता एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है, जिसमें क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को लेकर मंत्रियों की आपसी चर्चा होती है। इस संवाद में आमतौर पर रक्षा मंत्री, एशिया प्रशांत राज्यों के सैन्य प्रमुख और मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख शामिल होते हैं। शांग्रीला डायलॉग को आधिकारिक तौर पर एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे साल 2002 में IISS द्वारा सिंगापुर सरकार के सहयोग और समर्थन से शुरू किया गया था। इस बार भारत समेत 40 से अधिक देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।